हेलो दोस्तों, हम सबको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है। किसी इंसिडेंट का कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जो शायद सच नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन हमें पसंद ही ना है, फिर भले ही वो सच क्यों ना हो, उससे ऐसा एड्रेनलिन रश मिलता है कि हम ख्यालों में उड़ने लगते हैं। आज हम ऐसे ही 10 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में देखेंगे। 20 जुलाई 1969 को यूएस हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा दिन था। उस दिन यूएस ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि वो सच में सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते। उनकी माने तो अपोलो 11 की मून लैंडिंग, नील आर्मस्ट्रांग का चांद पे पैर रखना सब एक धोखा है। यह सब शुरू हुआ एक इंसान से, बिल केसिंग, जिसने एक समय में यूएस स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। उनका कहना था कि नासा के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि वो लोग चांद पे जाके वापस आ सके। उनका मानना था कि मून लैंडिंग की फोटोज और मून की मिट्टी के सैंपल्स जो उस मिशन से लाए गए थे वो सब फेक हैं। लोगों का मानना है कि फोटोज में कुछ जगह कैमरा भी दिख रहा है। बज़ ऑल्ड्रिन का ऑड तरीके से चलना यह बात का इशारा देता है कि मून लैंडिंग फेक थी। 11 सितंबर 2001 वो दिन जिसमें टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा ने 4 एयरप्लेन्स हाईजैक करके उन्हें 4 अलग अलग बिल्डिंग में दे मारने का फैसला किया। 3 ग्रुप 5 लोगों के और एक ग्रुप 4 लोगों का, जिसमें हर ग्रुप के एक मेंबर को फ्लाइट ट्रेनिंग दी गई। इस तरीके से उन लोगों को बांटा गया। 4 में से 3 प्लेन्स तो अपने टारगेट्स पे हिट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन 4th रह गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो यह अटैक्स की खबर कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को पहले से थी और यह एक इनसाइड जॉब था। लोग तो ये तक मानते हैं कि उन लोगों में जिन्हें यह अटैक्स के बारे में पहले से पता था, जॉर्ज बुश भी शामिल थे, जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। साइंटिस्ट के मुताबिक जिस जगह पे बिल्डिंग को हिट किया गया, वो जगह पे लग के बिल्डिंग का उस तरह गिरना पॉसिबल ही नहीं था। साल 1947 में रोजवेल नाम के एक जगह पे एक वेदर बलून क्रैश हुआ। 26 जून 1947 को एक इंसान जिनका नाम था केनेथ आर्नोल्ड, उन्होंने मीडिया में बताया कि उन्होंने वेदर बलून नहीं, एक फ्लाइंग सॉसर देखा। इनकी ये बात सामने आते ही करीब 800 और लोग सामने आए, जिनका कहना था कि उन्होंने भी एक सॉसर को क्रैश होते हुए या उड़ते हुए देखा है। हद तो तब हो गई जब 1970 में अमेरिकन गवर्नमेंट के एक लेफ्टिनेंट ने खुद सामने आके कहा कि वेदर बलून वाली स्टोरी एक कवर अप स्टोरी थी और उस दिन सच में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। सन 1989 में ग्लेन डेनिस नाम की एक औरत का यह भी कहना था कि वो उन एलियंस की ऑटोप्सी के लिए जिम्मेदार थी जो उस क्रैश साइट से निकले थे। एरिया 51 में आज भी उन एलियंस को पकड़ के रखा गया है और उनके शिप्स के रिवर्स टेक्नोलॉजी से ही कितने एयरप्लेन्स और टेक्नोलॉजीज बनी है। साल 1980 में अमेरिका में सैटानिक कल्ट्स का एक सैलाब आ चुका था। पहले मैं आपको कल्ट का मतलब बता दूं। कल्ट वो ग्रुप होता है जो किसी एक फिगर या एक ऐसे आइडिया को फॉलो करते हैं जिनके इशारों पे ये अपनी लाइफ के रूल्स सेट करते हैं। खैर, इससे आप एक रिलीजन ही मान सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी अनयूजुअल प्रैक्टिसेस जुड़ी होती हैं। सैटानिक कल्ट्स की जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही थी, उनमें लड़कियों को गर्भवती करके उनके बच्चों की बलि देना, लोगों को बहुत बड़े स्केल पे ब्रेन वॉश करना और हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से गवर्नमेंट पे कब्जा करना भी शामिल था। ये इतना आम हो चुका था कि करीब 10 में से 4 लोग इसके शिकार हो रहे थे। ये कल्ट्स आज भी एक्टिव है और बहुत सीक्रेटिव है। साल 1923 में सर टैलबॉट मंडी, जो एक इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने ये खुलासा किया कि वो जब 1899 से 1904 के बीच इंडिया में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ ऐसी मिस्ट्रीज ढूंढ निकाली जो एकदम सच्ची है। इसमें उन्होंने कहा कि राजा अशोका ने एक सोसाइटी बनाई थी जिसमें 9 लोग थे। ये सोसाइटी इतनी सीक्रेट थी कि उनके दरबार में किसी को पता नहीं था कि ये 9 लोग कौन थे। उन्होंने इन 9 लोगों को 9 किताबें संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसमें हर एक किताब में एक सब्जेक्ट की इतनी जानकारी है कि अगर ये किसी आम इंसान के हाथ लग जाए तो वो दुनिया तबाह करने के काबिल हो जाए।
इन 9 किताबों के सब्जेक्ट्स ये थे। प्रोपोगंडा, इस किताब में दुश्मन के फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलने के और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में लिखा था। फिजियोलॉजी, इस किताब में किसी भी इंसान को एक टच से कैसे खत्म करे उसकी टेक्निक्स थी। माइक्रोबायोलॉजी, इस किताब में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लिखा था। एल्केमी, इस किताब में मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने का और मेटल्स को अलग अलग चीजों में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका लिखा था। कम्युनिकेशन, इस किताब में धरती और धरती के बाहर के जीवों से कांटेक्ट करने के तरीके लिखे थे। ग्रेविटी, इस किताब में ग्रेविटी के सीक्रेट्स और उसको मैनिपुलेट करने के तरीके के बारे में लिखा था। कॉस्मोलॉजी, इस किताब में कॉस्मोस और यूनिवर्स के सीक्रेट्स थे। लाइट, इस किताब में लाइट की स्पीड और उसे किस तरह अपने हिसाब से चेंज करके हथियार के रूप में यूज किया जाए उस बारे में लिखा था। सोशियोलॉजी, इस किताब में पूरी दुनिया के सभी कल्चर्स की हिस्ट्री थी, जिसे यह सीखा जा सकता था कि पूरे कल्चर्स कैसे खत्म किए जा सकते हैं। हम जब विलियम शेक्सपियर का नाम सुनते हैं तो एक बहुत रिस्पेक्टेड इंग्लिश राइटर का ख्याल आता है, जिन्होंने खुद इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उनकी लिखी हुई स्टोरीज पे कितनी फिल्में और कितने ही प्लेस बन चुके हैं उनकी कोई गिनती नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। रिकॉर्ड्स की माने तो शेक्सपियर क्या वही इंसान थे जिनके बारे में हम पढ़ते और सुनते आए हैं? इसका कोई प्रूफ नहीं है। जी हाँ, उनकी पूरी फैमिली इलिटरेट थी, तो कोई प्रूफ नहीं कि वो पढ़े लिखे थे। हिस्टोरियंस को जितने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हर एक में उनकी स्पेलिंग और उनके सिग्नेचर्स अलग हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स ये बताते हैं कि वो एक राइटर नहीं, एक एक्टर थे। यहाँ तक उनके मरते वक्त उनके वसीयत में ना ही उनके वर्क के बारे में कोई जिक्र था, ना ही वो इस तरीके से लिखा था जिस तरीके से हम जानते हैं। लोगों का मानना है कि जो फिगर को हम आज विलियम शेक्सपियर मानते हैं वो एक्चुअली सर फ्रांसिस बेकन है। उनमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसमें एक प्रूफ है उनके प्लेस लिखने का तरीका। वो बहुत एजुकेटेड भी थे और साइफर्स और कोड्स की दुनिया से वाकिफ थे। कोविड से तो सब परेशान हैं। इसने हमारी जिंदगियां रोक सी दी है। इसका कारण ये फोटो है, जिसे आज भी देख के डर लगता है। कैसे खा लेते हो ये सब? खैर, कुछ लोगों का मानना है कि कोविड उस बैट से नहीं, एक लैब से आया है, जिसमें इसे एक हथियार की तरह बनाया गया था, जिसकी मदद से दुनिया में बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। लोग ये भी मानते हैं कि चाइना ने ये वायरस बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी खत्म करके अपने आप को एक सुपर पावर बनाने के लिए रिलीज किया। देखा जाए तो चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी बूस्ट हुई है। जैसे हमने ऊपर सैटानिक कल्ट्स के बारे में जाना, इल्यूमिनाटी भी एक कल्ट ही है। ये रियल भी है और फिक्शंस भी। एक्चुअल इल्यूमिनाटी का नाम था बवेरियन इल्यूमिनाटी, जिनका मोटो था लोगों में से सुपरस्टिशंस को निकालना, धर्म का लोगों के जिंदगियों पे से इन्फ्लुएंस खत्म करना और किसी एक का सबसे पावरफुल होना, इस बिलीव को खत्म करना। समय के साथ यही ग्रुप्स के बहुत से अलग अलग वर्जन्स लोगों को पता चले, जिसमें से जो मेन था, जिसे हम इल्यूमिनाटी नाम से जानते हैं, उसका मेन मोटिव है वन वर्ल्ड वन ऑर्डर। इसके लिए वो वर्ल्ड डोमिनेशन तक कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इसमें बहुत से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल है, और लोग तो ये भी मानते हैं कि ये ग्रुप माइंड कंट्रोल, सोशल इंजीनियरिंग जैसे तरीकों से लोगों को कंट्रोल कर सकता है। हम सब जानते हैं कि 2004 में आई सुनामी एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट था, लेकिन एक पॉपुलर थ्योरी की माने तो 2004 में आई सुनामी एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो इंडिया ने किया था, जिसमें अमेरिका और इसराइल के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया था। बहुत से इजिप्ट और मिडल ईस्ट के न्यूज़पेपर्स ने यह पब्लिश किया था कि इंडिया ने पाकिस्तान से न्यूक्लियर रेस में आगे जाने के लिए यूएस और इसराइली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को खरीद लिया है। ऐसा माना जाता है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट में अमेरिका और इसराइल ने इंडिया का पूरा सपोर्ट किया, जिसका मेन मोटिव था ह्यूमन काइंड खत्म करना, जितनी ताकत हासिल करके एक सुपीरियर कंट्री बनना। लेकिन इससे जो इंडिया को नुकसान हुआ, इसके बाद ये न्यूक्लियर टेस्ट बंद कर दिए गए। शायद आप में से कुछ लोगों को ये मालूम ना हो, लेकिन हमारे पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है।
इससे दांत खराब नहीं होते और पानी भी बहुत साफ होता है। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे निकल के आए हैं जिसमें यह पता चला है कि फ्लोराइड के हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों को अच्छे से पता है जो जानबूझ के पानी में फ्लोराइड डाल रहे हैं। लोगों की हेल्थ खराब होने से ड्रग कंपनीज को फायदा होता है और फ्लोराइड से इंसान की मेंटल एबिलिटीज कम हो जाती हैं, यानी कि हम फ्लोराइड के पानी से डम बन रहे हैं।